गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आज हम एक चैप्टर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये उस रीजनिंग जो आपका रीजनिंग जो होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, ये वो नहीं है। ये लॉजिकल रीजनिंग है, थ्योरिकल चैप्टर है। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट है वेस्टर्न लॉजिक और इसका दूसरा जो पार्ट है वो होता है इंडियन लॉजिक। इंडियन वेस्टर्न लॉजिक जो है उसमें लगभग 2-3 क्लासेस हैं और इंडियन लॉजिक में भी 2-3 क्लासेस है। छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी कवर होगा और हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, समझेंगे हर एक पॉइंट को। सो वेस्टर्न लॉजिक, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक में आपको ना अपना तर्क, हिंदी अर्थ होता है ना लॉजिक का, तर्क, अपनी नॉलेज का यूज करना, अपने तर्क का, अपनी सोच का, है ना। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है। एंड मैं फिर ये कहता हूं, एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे, इससे हम इसे क्लैरिफाई करेंगे कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या है। फिर मैं बोलता हूं whenever there are black clouds, there are black clouds, it's rain। जब भी काले घने बादल होते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। यानी कि पहले एक इंसान ने बोला कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, आज काले बादल हैं। व्हेनेवर देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इट्स रेन, जब भी काले घने बादल होते हैं बारिश होती है। ऐसा उनका अनुमान है, उन्होंने एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो फिर आपको कंक्लूजन देगा। और कंक्लूजन में क्या कहेगा? सो टुडे इट विल बी रेन। सो आज क्या होगी? बारिश होगी। ये उसने कंक्लूजन दिया। ये उसने क्या दिया? कंक्लूजन दिया, ठीक है। सो हम इसमें ये ही पढ़ेंगे कि ये कंक्लूजन कैसे दे दिया, ये कंक्लूजन कैसे दे दिया। भाई एक इंसान ने बोला कि देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, दूसरे इंसान ने बोला व्हेनेवर देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इट्स रेन। तब आपने सोचा, अब आपने अपना लॉजिक लगाया और कंक्लूजन दिया कि सो टुडे इट विल बी रेन, कि आज बारिश होगी, ऐसा आपने सोचा। हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यही पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रीमाइसिस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। आपकी पहली क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि लॉजिक को कैसे लगाया जाता है। और इन वेस्टर्न लॉजिक में जो हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किससे बनते हैं, ठीक है। तो जो हम यहां तक पहुंचे हैं ना, कंक्लूजन तक, इन प्रीमाइसिस के बेस पे पहुंचे हैं। हमने इसे बेस बनाया, इसे बेस बनाया, दोनों को एक साथ जोड़ा और दोनों को जोड़ने के बाद कुछ आउटपुट दिया। ये ही हमारा कंक्लूजन होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न लॉजिक में। तो वेस्टर्न लॉजिक में हम जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, बेटा एक बार डस्टर लेकर देखना इस वाले रूम में। वेस्टर्न लॉजिक में हम जो आज पढ़ेंगे वो ये टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है हमारा स्टेटमेंट। फिर हम पढ़ेंगे आज प्रीमाइसिस के बारे में।
प्रीमाइसिस से बाद में हम पढ़ेंगे इनफ्रेंस। इनफ्रेंस के बारे में बात पढ़ेंगे हम कंक्लूजन। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस अपनी जो हमारी फर्स्ट क्लास है इसके अंतर्गत, ठीक है। सो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि बताओ आप ना ये आर्ग्यूमेंट से क्या समझते हैं, क्या मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट का? यस, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। किसको? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। आर्ग्यूमेंट, राइट, डेफिनेटली कह नहीं सकते, कहते ही हैं। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट का एक समूह, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो अप्लाई होता है यूजीसी नेट के लिए और जो इंडिया में फॉलो किया जाता है वो होता है 2 प्रीमाइसिस, 2 प्रीमाइसिस, 1 कंक्लूजन एंड टोटल 3 स्टेटमेंट। हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनेंगे कि 2 प्रीमाइसिस होते हैं, 1 कंक्लूजन होता है और टोटल 3 स्टेटमेंट होते हैं। यानी कि जो अगर हम आर्ग्यूमेंट, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स जितने भी दिए गए हो उनका उस पूरे ग्रुप से जो कंक्लूजन तक आपने निकाला है उसे ही एक आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर है? एक बार पिक क्लिक करो, फिर हम पढ़ेंगे प्रीमाइसिस, इनफ्रेंस एंड कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो प्राचीन, आगे बढ़ते हैं फिर। आपको भी हो गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमने आर्ग्यूमेंट को देख लिया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब हम पहले जो सेकंड टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या होता है? प्रीमाइसिस एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। और कैसा स्टेटमेंट होता है? बेस स्टेटमेंट ऑफ एनी कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ एनी कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए क्या होता है? जो बेस स्टेटमेंट होते हैं उन्हें ही प्रीमाइसिस बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं सेम एग्जांपल दूं और ये कहूं कि टुडे इज ब्लैक क्लाउड व्हेनेवर, तो टुडे इज ब्लैक क्लाउड वो भी बेस बना है कंक्लूजन का, क्योंकि कंक्लूजन में क्या कहा है? टुडे इट विल बी रेन, आज बारिश होगी। बट उसका बेस क्या था? प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड। एंड प्रीमाइसिस ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रुथ मान के चलते हैं, सच मान के चलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये गलत नहीं हो सकते। देखो, जब जब काले बादल होते हैं तब तब बारिश होती है, 2 प्रीमाइसिस है। कंक्लूजन आपने ये निकाला कि आज भी बारिश होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज बारिश होगी। जब हम मॉडर्न वेस्टर्न लॉजिक पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हम प्रीमाइसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हम 2 तरीके के रिलेशन को पढ़ते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक होता है वीक रिलेशन। तो इनके बीच स्ट्रॉन्ग एंड वीक 2 टाइप के रिलेशन होते हैं। एंड प्रीमाइसिस ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रू मान के चलते हैं और ये किसी भी कंक्लूजन के बेस होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन को जो आप दोगे वो किसके आधार पर देते हो? वो प्रीमाइसिस के आधार पर देते हो। यानी कि पहले प्रीमाइसिस से कुछ निकाला, दूसरे प्रीमाइसिस से कुछ निकाला, दोनों को जोड़ा और उनका कंक्लूजन दे दिया। ये होता है आपका प्रीमाइसिस। बताओ क्लियर है या नहीं? यस प्रातीक, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है।
अब हम एक बार एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन, ये प्रीमाइसिस फर्स्ट था, ये प्रीमाइसिस सेकंड था, ये कंक्लूजन था। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसे ध्यान से सुनना। अभी तक हमने पढ़ा ना कि आज घने बादल हैं, काले बादल हैं, जब भी काले बादल होते हैं तभी वर्षा होती है, आज भी होगी। एक्चुअल में क्या हुआ, ये एक लेडीज है, इसने दूसरी लेडीज से कहा, आपस में ये बातें कर रही थी, तो फर्स्ट ने सेकंड से कहा, टुडे देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन स्काई, आज आसमान में काले काले बादल हैं। जो दूसरा था, दूसरी लेडीज थी, उसने रिप्लाई किया पहले को, व्हेन एवर देयर आर ब्लैक क्लाउड्स, जब भी काले बादल होते हैं, इट विल बी रेन, तो बारिश होती है। लेकिन एक थर्ड पर्सन इन बातों को सुन रहा था, राइट? सो इसे कह सकते हैं सीता या एस आर, और एक एम नाम की लेडीज इनकी बातों को सुन रही थी। और इसने क्या किया हुआ था, इसने अपने कपड़े जो थे ना, वो धुलने के बाद सुखाए हुए थे अपने रूफ पर, अपनी छत पर, राइट? ये इसने ऐसे करके कपड़े सुखाए हुए थे। सो पहला कंक्लूजन, जो पहला प्रीमाइसिस, पहले लेडीज ने बोला कि आज काले बादल है, दूसरी लेडीज ने उसे आंसर भी दिया कि जब जब काले बादल होते हैं बारिश होती है। तो इस लेडीज ने तुरंत क्या किया, जल्दी से अपनी छत पे पहुंची और इसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। वाई? ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस और इनकी बातें ये कहती हैं, अब जब इसने ना इनकी बातों को सुना, तो इसने अपने माइंड में कुछ थिंक डेवलप की, कुछ सोचा, और ये जो इसने अपनी थिंक डेवलप की, कुछ सोचा, इसे ही कहते हैं इन्फ्रेंस, अनुमान। इसे ही क्या कहा जाता है? इन्फ्रेंस कहा जाता है। जब कंक्लूजन, प्रीमाइसिस से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो आप थॉट लगाते हो, उसे ही बोला जाता है इन्फ्रेंस। बताओ क्लियर है या नहीं? जब प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड के बेस पे आप कोई अपनी थॉट लगाते हो, वो थॉट ही होता है आपका इन्फ्रेंस, जिसके आधार पर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो। ये छत पे दौड़ के इसलिए गई क्योंकि पहली लेडीज कह रही है कि काले बादल है, दूसरी बोल रही है जब जब काले बादल होते हैं बारिश होती है। तो इस लेडीज ने डेफिनेटली सोचा होगा कि आज भी बारिश होगी, क्योंकि जब जब काले बादल होते हैं ना, और काले बादल होते हैं आसमान में, क्या तो बारिश हुआ करती है। इसलिए दौड़ के छत पे गए, इसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। और अगर अब इससे कोई पूछता है, अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, अब अगर इससे कोई फोर्थ आदमी जो अपनी छत पे खड़ा था, वो इससे पूछता है कि अरे आप क्या कर रहे हो, कपड़े क्यों उतार रहे हो, तो अब ये कंक्लूजन देगी और क्या बोलेगी? इट विल बी रेन टुडे, आज बारिश होगी इसीलिए मैं कपड़े उतार रही हूं। सो आपका प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड एंड इन्फ्रेंस कंप्लीट है या नहीं? प्रीमाइसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट जिसे हम ट्रू मान के चलते हैं और जो बेस होता है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही दूसरा प्रीमाइसिस सेम हो गया। इन्फ्रेंस होता है जब प्रीमाइसिस के आधार पर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप अपना अनुमान लगाते हो, है ना, कल्पना कर लेते हो, जरूरी नहीं है वो सच हो, उसे ही बोलेंगे इन्फ्रेंस। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन होता है प्रीमाइसिस के बेस पर दिया गया डिसीजन या दिया गया रिजल्ट। प्रीमाइसिस के बेस पर दिया गया रिजल्ट, यानी कि ये कंक्लूजन 100% प्रीमाइसिसों को फॉलो करता है। क्लियर है या नहीं? एक बार फिर, प्रीमाइसिस होता है स्टेटमेंट से ट्रू मान के चलते हैं, जो बेस स्टेटमेंट ऑफ एनी कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन का क्या होता है? बेस है, ठीक है। इन कंक्लूजन, प्रीमाइसिस के आधार पर
जो हम अपना अनुमान लगाते हैं उसे ही इन्फ्रेंस कहते हैं। अनुमान लगाए यानी कि रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो हम सोचते हैं वो हमारा इन्फ्रेंस होता है। और जब प्रीमाइसिस के आधार पर हम कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं उसे ही बोला जाता है कंक्लूजन। बताओ क्लियर है या नहीं सबको? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हम कुछ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है? इन्हें ध्यान से सुनना। ये वर्ड्स हमने क्लियर किए, हमने वर्ड्स क्लियर किया। प्रीमाइसिस हमने कंप्लीट कर दिया, आर्ग्यूमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। देन ना मुझे बताइए कि एक प्रीमाइस और एक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्रीमाइसिस और ए स्टेटमेंट? दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट होते हैं। यहां भी तो स्टेटमेंट ही देते हो आप कि आज घने काले बादल है, जब भी काले बादल होते हैं बरसात होती है। तो बताओ क्या अंतर है? साथी बताइए। सर स्टेटमेंट हाँ, हमारा सही या गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीमाइस जो होता है वो सच के बेस पे होता है। नहीं ऐसा नहीं है डियर, हम इसे ट्रुथ तो मान के चलते हैं, फॉल्स तो ये भी हो सकता है। हाँ मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर मतलब स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो किसी के बेस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रीमाइस हमारा ट्रुथ के बेस पे हाँ, डिपेंड करता है। नहीं नहीं, ये डिपेंड नहीं करता डियर। मैं दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला है कि प्रीमाइसिस को हम अज्यूम करके चलते हैं, ट्रुथ मान के चलते हैं। ये फॉल्स हो सकता है, जैसे एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ऐसे ये प्रीमाइसिस भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। हम सिर्फ उसे ट्रू मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। ये डिफरेंस नहीं है, कुछ और है। थोड़ा सा और लॉजिक लगाओगे तो पता चलेगा। नहीं, सर चलिए ये अब ध्यान से सुनिए। प्रीमाइस जो हाँ, होता है वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है एक तरीके से। आप प्राथमिक नजदीक पहुंच गए हो, आप आंसर के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। अब ध्यान से सुनना। कंक्लूजन ऑल्सो ए स्टेटमेंट बट कंक्लूजन नॉट ए प्रीमाइसिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। कंक्लूजन एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन कंक्लूजन प्रीमाइसिस नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है, ठीक है? दे कैन बी ट्रू एंड फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट भी और प्रीमाइसिस भी ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, सही या गलत हो सकते हैं। एक कंक्लूजन एक स्टेटमेंट तो होता है, लेकिन कंक्लूजन प्रीमाइसिस नहीं होता। प्रीमाइसिस के बेस पे लिया गया रिजल्ट होता है कंक्लूजन। ये होता है डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर हुआ प्राची? यस सर, यस सर। चलिए अब एक बार इसका पिक क्लिक करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए अब थोड़े से, आपका भी हो गया प्राची स्क्रीनशॉट? यस सर, यस सर। चलिए अब मुझे बताओ, इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट आर्गुमेंट क्या होता है? इम्प्लीसिट आर्गुमेंट या इम्प्लीसिट प्रीमाइसिस? यूपीएससी से क्वेश्चन इम्प्लीसिट प्रीमाइसिस और कंक्लूजन से आते हैं, और इम्प्लीसिट कंक्लूजन। इम्प्लीसिट का मीनिंग बताओ, बाकी कवर कर लेंगे। इम्प्लीसिट का मतलब क्या होता है प्राची? यार क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन इम्प्लिसिट कोडिंग में जो हम यूज करते थे उसमें बोलते थे कि मतलब एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन उसको समझने में आसान नहीं होता। इसका मीनिंग होता है हिडन, हाँ। छिपा हुआ। इम्प्लीसिट का मीनिंग होता है छिपा हुआ। कैसे? अब ध्यान से सुनना। दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में खड़े हुए, ये ए कैंडिडेट है, ये बी कैंडिडेट है, राइट? और इन्होंने अपनी अपनी रैलियां शुरू की,
होती है ना, इलेक्शन में रैलियां करते हैं, अपना प्रचार करता है प्रत्येक लीडर। इसकी रैली में 10,000 पीपल थे और इसकी रैली में 5,000 पीपल थे। सो प्राथमिक क्या लगता है कौन जीतेगा? ये जीतेगा सर। ए जीतेगा। दिस इज योर इम्प्लिसिट कंक्लूजन। ध्यान रखना, ये आपको किसी ने बताया नहीं, आपने क्या किया, इन प्रीमाइसिस के बेस पे एक ऐसा कंक्लूजन दिया है जो छिपा हुआ है, जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये जीते, बिकॉज यूपी के अंदर जस्ट अपोजिट हुआ है। जैसे अभी इलेक्शन थे और यूपी में चौधरी अजीत सिंह, है ना, वो मुजफ्फरनगर में तब भी जाते, जब भी जाते थे ना, तो वहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा आती थी उनकी रैली में, बहुत ज्यादा। लेकिन वहां से जीते योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास कैंडिडेट्स ज्यादा शो हो रहे हैं वही विजयी हो। ये तो भीड़ है, किधर भी जा सकती है। लेकिन आपने एक ऐसा छिपा हुआ डिसीजन, छिपा हुआ कंक्लूजन ढूंढ के निकाला है जो इनके पीछे छिपा हुआ है, राइट? इसे ही बोलते हैं इम्प्लिसिट कंक्लूजन। बताओ क्लियर है या नहीं? हिडन चीज को बाहर निकाल लेना। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फोटो क्लिक करो कि फिर मैं आपको 2-3 का क्वेश्चन देता हूं, उन पर करेंगे कंक्लूजन, ठीक है? और इसमें 3 प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड अजप्शन। एक बार इसको क्लिक करो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया प्रार्थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड अजप्शन टेस्ट। स्टेटमेंट एंड ASSUMEAPI assumption टेस्ट। देखो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके कुछ कंक्लूजन प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है? आपको अज्यूम करना है कि उनमें से कौन सा सही है। जैसे कि मैं एक ना आपको बताता हूं, एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। वो स्टेटमेंट है, ये कहता है कि द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडिया, द बेस्ट एविडेंस of India India's glorious past in the growing past in the growing past in the growing popularity of Ayurvedic popularity of Ayurvedic medicine of Ayurvedic medicine in the world, in the वर्ल्ड। ये एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है। अब हमें से इसमें से अज्यूम करना है ए और बी में से किसी एक को। ए कहता है आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, आयुर्वेदिक
Vedic medicine are more popular in India and Ayurvedic medicine are not more popular in India. So दो एक स्टेटमेंट दिया है और अजप्शन दिए हैं दो. मैं इसे एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं, ऑफलाइन वाले ध्यान से सुनेंगे. द बेस्ट एविडेंस, जो एविडेंस है, बेहतरीन एविडेंस है इंडियन ग्लोरी पास्ट में, इंडिया के पास्ट में, वो ये है कि जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है इंडिया की, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से है पूरी दुनिया में. स्टेटमेंट ने ये कहा. अब आपको एज्यूम करना है कि इनमें से कौन सा सही है. आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, या आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट मोर पॉपुलर इन इंडिया, आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया. जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है. बताओ इसमें से क्या अज्यूम किया जाए. प्रार्थी आप भी बताओ, आप भी बताओ क्या माना जाए, कौन सा सेंटेंस, कौन सा अजप्शन आपको सही लगता है. सर स्टेटमेंट के हिसाब से तो दोनों ही गलत लग रहे हैं. वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड, राइट, डेफिनेटली ये दोनों ही अजप्शन गलत है. क्यों? क्योंकि इसमें ना आयुर्वेदिक मेडिसिन की पॉपुलैरिटी के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में बात की गई है, नॉट इंडिया, नॉट ओनली इंडिया. और इसमें दोनों जगह बात की गई है सिर्फ इंडिया की. तो इसके ये अजप्शन नहीं हो सकते, ये दोनों ही गलत हैं. क्लियर है सबको? क्लियर है प्राचीन? यस. अब अब लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. एक और ऐसा स्टेटमेंट है, राम ने अपने पिताजी को दूसरा लेटर लिखा कुछ महीनों के बाद. राम ने अपने पिताजी को दूसरा लेटर लिखा, मतलब पहला लिखा होगा फिर दूसरा लिखा, लेकिन कपल ऑफ मंथ, कुछ महीनों के बाद लिखा, राइट. तो जब राम ने दूसरा लेटर कुछ महीनों के बाद लिखा तो उसने क्या अज्यूम किया होगा? उसने ये सोचा होगा, पहला पॉइंट ये कहते हैं कि उसने ऐसा सोचा होगा कि हिज फादर डिड नॉट रिसीव द लेटर. उसने ये सोच के दूसरा लेटर लिखा है क्या कि पापा को लेटर मिला नहीं, ये सोच के लिखा है. एक पॉइंट देखना, राम की जगह आप अपने आप को लगा के चलो, राम को छोड़ो, आप ही ने कोई लेटर लिखा अपने पापा को पहले, और कुछ महीनों के बाद दूसरा लेटर जब आप अपने पिताजी को लिखोगे तो क्या सोच के लिखोगे? ये सोचोगे कि पिताजी को लेटर नहीं मिला होगा, या ये सोचोगे द लेटर यूजुअली टेक्स ए वीक टू रीच, कि लेटर को पहुंचने में पिताजी तक कुछ हफ्ते लग जाते हैं, ये सोचोगे? या फिर ये सोचोगे राम फादर परमानेंटली सेंड ए रिप्लाई टू हिज लेटर, कि राम के पिताजी उसे अक्सर आंसर भेज देते हैं. क्या जूम किया है बताओ, क्या सोचा है? ये सोचा है कि राम के पापा उसे रिप्लाई भेज दिया करते हैं और इस बार नहीं भेजा तब लिखा दूसरा लेटर, या ये लिखा कि लेटर को पहुंचने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं, या फिर उसके पिताजी को लेटर मिला ही नहीं. राम ने क्या सोचा होगा तब दूसरा लेटर लिखा होगा? प्राथमिक मीनाक्षी बोलो. हाँ, राम के फादर उसको रिप्लाई करते होंगे, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए उसने दोबारा लिखा. वेरी वेरी गुड. आप बताओ. सॉरी, यस, रिप्लाई कर देते हैं, राइट. दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है भैया. अगर उससे दूसरा लेटर ये सोच के लिखता ना वो कि पिताजी को लेटर मिला नहीं, तो फिर वो कपल ऑफ मंथ नहीं लेता, इतना लंबा टाइम थोड़ी लेता. वो पिताजी को लेटर नहीं लिखा तो वो जल्दी ही लेटर लिखता, अगर ऐसा तो सोचता. कपल ऑफ मंथ, कुछ महीने बाद लिख रहा है. दूसरा, ये भी अज्यूम नहीं कर सकता कि लेटर को पहुंचने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि कुछ हफ्ते लगते हैं
आप तो लेटर कुछ महीनों के बाद लिख रखे हो, तो डेफिनेटली राम ने यही सोचा है कि पिताजी अक्सर रिप्लाई कर दिया करते हैं और इस बार रिप्लाई नहीं किया है, ये सोचकर राम ने दूसरा लेटर लिखा है। क्लियर है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टेस्ट, इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे और आपको अज्यूम करना होगा। क्लियर है प्राचीन? यस सर। क्लिक द पिक, क्लिक द पिक, स्क्रीनशॉट ले लो और पिक क्लिक करो। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट। हो गया? चेक। इसका दूसरा पॉइंट है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट। स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट। अब यहां पे स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी टेस्ट। यहां पे स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसमें आर्ग्यूमेंट्स आपको देखना है, यानी कि आपको पता है क्या करना है, आपको बताना है रिलेशन एक स्टेटमेंट और जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे उनके बीच। और रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रिलेशन के बारे में बताना है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या है, राइट? एग्जांपल लेते हैं। यहां स्टेटमेंट में यह बोला जाता है कि भारत को किसी ऐसी वस्तु का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसकी कमी खुद भारत में है। भारत को लिख लेते हैं इसको, एक मिनट रुकना भाई। शुड इंडिया इंक्रोज एक्सपोर्ट, शुड इंडिया encourage export इसका when most things are insufficient इन इंडिया। एक ऐसी वस्तु का एक्सपोर्ट इंडिया को किया जाना चाहिए जिसकी कमी खुद इंडिया में है। फर्स्ट आर्गुमेंट एंड सेकंड, फर्स्ट कहता है यस, सेकंड कहता है नो। जो यस बोल रहा है उसने अपने आर्गुमेंट में जो बताई वो ये बात कहता है कि वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, वी have to earn foreign exchange and second, even selective encouragement would lead to storage। क्या लगता है? even selective encouragement would lead to storage। lead to storage। ध्यान से सुने आप भी, ऑफलाइन वाले भी। ये एक स्टेटमेंट दिया, इसमें कह रहा है कि क्या भारत को ऐसी चीजों को बेचना चाहिए या दूसरे देशों में पहुंचाना चाहिए जिसकी कभी कुछ भारत में है। पहला कहता है यस, यस क्योंकि हमें फॉरेन जो वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज,
हमें विदेशों की को अर्न करने की जरूरत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड वो क्या है, ये कहता है कि नहीं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे थिंग का स्टोरेज करना चाहिए। क्या लगता है? यस प्राचीन, ऑनलाइन से आंसर आ गया। अब आप बताओ क्या लगता है, क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए कि अगर हम मतलब बाहर की मतलब ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं उतना हमें फ़ायदा हो सकता है इससे। वेरी वेरी गुड, दोनों क्लासेस सही हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यस, यही इसका आर्गुमेंट है। बिकॉज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक आदमी है और इसके पास एक बोतल पानी है। एक बोतल पानी है और ये इसे पीने के लिए खुद चाहिए। लेकिन अगर ये इसे दूसरे किसी इंसान को बेच दे, जहां से ऐसी 4 बोतलें खरीदने के पैसे मिल जाएं, तो इसे क्या करना चाहिए? इस बोतल को बेच देना चाहिए या सिर्फ अपने पास रखना चाहिए? बेच देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी 4 बोतलें खरीद सकता है। अगर ऐसी वस्तु जिसकी शॉर्टेज इंडिया में है, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उनका मनी एक्सचेंज होगा, उनका पैसा आएगा, उससे हम उस वस्तु को और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि यस और वीक रिलेशन है कि नो। दिस इज योर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट। क्लियर है सबको? यस एवरीवन? चलिए अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करो ताकि आपको ध्यान रहे अच्छे से। हो गया? सर स्क्रीन थोड़ा टेढ़ा हो गया, वैसे तो हो गया लेकिन स्क्रीन थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब सही है? ओके। अब मुझे ये बताओ कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? बस एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? बोलो, बताओ बेटा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ऑल डॉग्स आर बार्क एट नाइट। बार्क एट नाइट। सारे कुत्ते रात में बहुत भौंकते हैं। नाइट, राइट? सो बताओ इस सेंटेंस में कितने पार्ट हैं? पार्थिव, बोलो डियर, कितने पार्ट लगते हैं आपको इस स्टेटमेंट में? सर 3। 3। कौन कौन सा? सर सब्जेक्ट, वर्ब और हाँ, कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, लास्ट वाला क्या बता बेटा? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोला है? सर इसमें डॉग्स सब्जेक्ट हो गए हाँ, और ये हमारा वर्ब हो गया आर। हेल्पिंग वर्ब हो गया। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब और बार का हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया कि मतलब नाइट में वो ऐसे बात कर रहा है। चलिए, वेरी गुड। अब तोड़ते हैं, इसके बनाएंगे हिस्से और इसके हिस्सों में इसे तोड़ दो। ऑल, सम, हाउ, मच, इस टाइप का जो भी वर्ड आपके स्टेटमेंट के सामने लिखा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रीजनिंग उसे क्वांटिफायर बोला जाता है। क्वांटिफायर, समझ में आया? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब,
इस हेल्पिंग वर्ब में अकॉर्डिंग टू लॉजिकल रीजनिंग इसे कोपुला बोला जाता है। कोपुला समझ में आ रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब या कोपुला से जस्ट पहले के पार्ट को अकॉर्डिंग टू प्राथिव सब्जेक्ट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू प्राथिव नहीं, अभी तो ये प्राथिव ने अभी बोला है, लेकिन इसे सब्जेक्ट कहेंगे। एंड कोपुला के जस्ट बाद के पार्ट को आप प्रेडिकेट बोलते हो। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बोलते हैं। बताओ किसको समझ में नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी और उससे पूछा था कि बताओ इसे क्या बोला जाता है, और उसका आंसर कोपुला था। इसे कोपुला बोलते हैं। सो ऐसा कोई भी वर्ड जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है वो क्वांटिफायर, फिर सब्जेक्ट, कोपुला और लास्ट के पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। क्लियर है सबको? अब हम कुछ टर्म के बारे में जानने वाले हैं। टर्म क्या होती है? एक होता है माइनर टर्म, एक होता है मेजर टर्म, एक होता है मिडिल टर्म। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ना ही तो हम मूड्स कर सकते हैं, ना ही हम फिगर को कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम अब इन तीन टर्म्स के बारे में कंप्लीटमेंट करेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज को ध्यान रखें कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। कोपुला से पहले हिस्से को सब्जेक्ट बोलते हैं, कोपुला के बाद के हिस्से को प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट से पहले ऑल, सम, हाउ मच टाइप जो लिखा रहता है उसे क्वांटिफायर बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को कोपुला बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इन तीनों स्क्रीनशॉट क्लिक करो, फिर इन तीनों टर्म को खत्म करेंगे। प्राची बेटा, 4 बच्चे ज्वाइन हैं, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही प्लीज पूछ लिया करो। जब तक आप लोग मुझसे नहीं पूछोगे आई कांट एक्सप्लेन। ठीक है? अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो पूछा करो, इस तरह हमें समझ में नहीं आया है। हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलो लिखते हैं एक प्रीमाइसिस, फर्स्ट, सेकंड एंड कंक्लूजन, क्योंकि उन तीनों से हम इन तीनों को लर्न कर लेंगे। प्रीमाइसिस फर्स्ट, प्रीमाइसिस सेकंड, कंक्लूजन। प्रीमाइसिस फर्स्ट है कि ऑल मैमनल्स, MAMMANLS, all mammals, mammals, not LS, MAMMALS, mammals, ठीक है? Are creature that have hair, are creature that have hair, ठीक है? फिर सेकंड स्टेटमेंट इन प्रीमाइसिस इन्होंने प्रोवाइड किया है कि ऑल डॉग्स आर मैमल्स। फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन में बोला है देयरफॉर आर डॉग्स, देयरफॉर आर डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, आर creature that have hair, have hair। हमें यहां से तीन चीजों को क्या करना है? ढूंढकर बाहर निकालना है। जो हमारा
मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप प्रीमाइसिस को छोड़ दो, सीधा कंक्लूजन को पकड़ो, और कंक्लूजन में जहां कोपुला लिखा है वहां से इस कंक्लूजन के दो हिस्से बना दो। कहां लिखा है? यही है। यहां से अगर मैं इसके दो हिस्से बना दूं तो मैं इसे ऐसे ब्रेक कर दूं, राइट। अब मुझे बताओ इसका सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है? डॉग्स। इसका सब्जेक्ट पार्ट डॉग्स है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट। और इस सब्जेक्ट पार्ट को ही हम बोलते हैं माइनर टर्म। बताओ समझ में आया नहीं? और जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है उसे ही बोलते हैं हम मेजर टर्म। अभी मिडिल टर्म को नहीं छुएंगे, दो को ही क्लियर करेंगे। जो सब्जेक्ट होता है उसे ही बोला जाता है माइनर टर्म, जो प्रेडिकेट होता है उसे ही बोला जाता है मेजर टर्म। क्लियर है सबको? यस प्राची, प्राची क्लियर है सबको? तो जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है वो ही हमारा क्या होता है? सॉरी, सब्जेक्ट पार्ट ही हमारा होता है मेजर टर्म। सॉरी गलत, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट पार्ट होता है हमारा माइनर टर्म और प्रेडिकेट पार्ट होता है हमारा मेजर टर्म, राइट। अब आप इन दोनों सेंटेंस को ऊपर प्रीमाइसिस देखो, मिडिल टर्म हमें ढूंढना है, तो मिडिल टर्म का एक चीज ध्यान रखना, मिडिल टर्म आप कॉमन से इससे कंक्लूजन से ढूंढ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म प्रीमाइसिस फर्स्ट और प्रीमाइसिस सेकंड में एक टर्म ऐसी होगी जो कंक्लूजन में है ही नहीं, जो कंक्लूजन में गायब है। बताओ उस टर्म का नाम क्या है? ऑनलाइन क्लास में बताए। मैमल्स। दिस इज योर मिडिल टर्म, दिस इज योर मिडिल टर्म। बताओ सबको क्लियर है? यानी कि जो सब्जेक्ट होगा किसी भी कंक्लूजन का वो इसका माइनर टर्म हो गया, जो प्रेडिकेट है वो उसका मेजर टर्म हो गया, और जो टर्म कंक्लूजन में नहीं है लेकिन प्रीमाइसिस में कॉमन अवेलेबल है वो ही उसका मिडिल टर्म हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपसे ना कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइनर प्रीमाइसिस कौन सा है, माइनर प्रीमाइसिस, या फिर पूछेंगे मेजर प्रीमाइसिस, मेजर प्रीमाइसिस। या तो आपसे पूछा जाएगा माइनर प्रीमाइसिस कौन सा है, या आपसे पूछा जाएगा मेजर प्रीमाइसिस कौन सा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अक्सर लड़के किया करते हैं है ना लड़कियों का पीछा, राइट। सो मान लो एक लड़के ने एक लड़की का पीछा किया, उसे यह जानना था कि उस लड़की का घर कहां है, राइट। जैसे जैसे वो उसके पीछे जा रहा था उसने थोड़ी दूर चलने के बाद देखा कि एक बड़े से घर में जिसके लाल गेट है ना, उस लड़की ने एंट्री की। तो उस लड़के ने क्या अज्यूम किया होगा? यही अज्यूम किया होगा कि ये जो लाल कलर का गेट है ये इसी लड़की का घर है। इज दैट क्लियर? यस, यही अज्यूम किया होगा कि ये उस लड़की का घर है। सेम भैया इन दोनों में प्रीमाइसिस फर्स्ट और प्रीमाइसिस सेकंड में जिसमें मेजर टर्म है, जिसमें मेजर टर्म है वो ही आपका मेजर प्रीमाइसिस हो जाएगा, और जिसमें माइनर टर्म है वो ही आपका माइनर प्रीमाइसिस हो जाएगा। अगर मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं तो ध्यान से सुनना। क्रिएचर दैट हैव हेयर, ये मेजर टर्म है। कौन से प्रीमाइसिस में है?
फर्स्ट प्रीमाइसिस में है, तो फर्स्ट प्रीमाइसिस को आप बोल सकते हो मेजर प्रीमाइसिस। बताओ किसको समझ में नहीं आया? एंड सेकंड माइनर जो है वो ऑल डॉग्स है, और ऑल डॉग्स किसमें है? सेकंड प्रीमाइसिस में। तो यू कैन ऑल्सो सेड दैट माइनर प्रीमाइसिस। बताओ क्लियर है या नहीं? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास सभी बताओ क्लियर है या नहीं? ध्यान रखना, ठीक। अब जब हमें मिडिल टर्म की बात करनी होगी तो कंक्लूजन का कोई महत्व नहीं है, मिडिल टर्म हमें प्रीमाइसिस से मिलेगी जो दोनों में कॉमन होगी और कंक्लूजन में गायब होगी, ठीक है। अगर हमें माइनर टर्म ढूंढना है तो सब्जेक्ट ही होता है माइनर टर्म, हमें मेजर टर्म ढूंढना है तो प्रेडिकेट ही होता है मेजर टर्म। एंड जो जिस भी प्रीमाइसिस में मेजर टर्म होगा वही मेजर प्रीमाइसिस हो जाएगा, जिस भी प्रीमाइसिस में माइनर टर्म होगा वही माइनर प्रीमाइसिस हो जाएगा। क्लिक द पिक। और फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। हो गया? आगे बढ़े? चलिए मैं सिर्फ कर देता हूं, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बिकॉज आपकी क्लास का टाइम हो गया कंप्लीट। फिर भी हम कुछ है ऐसा है जिसे बताएंगे ना, थोड़ा सा उसे आपको देखना है। एंड आपके पास में इसके नोट्स नहीं पहुंचे होंगे ना डियर? ऑनलाइन क्लास लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स नहीं होंगे ना आपके पास अवेलेबल? यस प्राची, लॉजिकल रीजनिंग के नोट्स अभी नहीं भेजा ना? नहीं सर, आप प्लीज भेज दीजिए। तो प्राथिव एक काम करो, आप ना मुझे ग्रुप में एक मैसेज डाल देना कि सर प्लीज सेंड द नोट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो मुझे वो देखकर ध्यान रहेगा तो मैं अभी उसे डाल दूंगा, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखो, वोवेल्स कितने होते हैं? कोई मुझे बताएगा वोवेल्स कितने होते हैं? 5 नाम होते हैं ए, ई, आई, ओ, राइट। जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं गाइस, जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं उन सबको हमने इन 4 में डिवाइड किया है। आप एक को भूल जाना, यू भी होता है ना, यू को आपको भूलना है। लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग, सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग, रीजनिंग के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेटमेंट है हमने उन्हें चार कैटेगरियों में डिवाइड किया है। और कैसे डिवाइड किया है इस स्क्वायर से पता करेंगे। हालांकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इसके क्लास को कल कवर करेंगे, बट हमें याद रखना है कि ए, ई, आई, ओ, इन कॉर्नर्स को बिल्कुल ऐसे ही याद रखना बिकॉज हमें इनके बीच के रिलेशन को भी याद करना है। ध्यान रहे, ए, ई, आई, ओ ऐसे ही लिखना है, चेंज मत कर देना। और इनके बीच के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलेगा कि सारे स्टेटमेंट्स का मूड फिगर्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो हमें इन्हीं से पता चलेगा। तो आपको याद रखना है कि सारे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं हमने उन्हें 4 जगह डिवाइड किया है, ए, ई, आई, ओ, और इन्हें याद भी इसी क्रम में करना है। बाकी हम कल करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं और इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है। सो पिक क्लिक कर लीजिए यहां तक, और ये स्क्वायर ऐसे ही याद करना है, कई बार प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। यस गाइस, ठीक है, इसको क्लिक करो। आपका कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप पूछ सकते हो। एंड ऑलरेडी वी आर रिपीटिंग इट, मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने आर्गुमेंट पढ़ा। आर्गुमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप के जो स्टेटमेंट्स का ग्रुप है उसे ही आर्गुमेंट कहते हैं। प्रीमाइसिस क्या होता है? प्रीमाइसिस इज आल्सो ए स्टेटमेंट, वो भी एक स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, जिसे हम ट्रुथ मान के चलते हैं, और जो बेस होता है कंक्लूजन तक पहुंचने का रास्ता।
फिर प्रीमाइसिस के बाद में हमने डिफाइन किया किसको, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस होता है अनुमान, आपने क्या सोचा, यानी कि प्रीमाइसिस के बेस पर हमने जो नॉलेज को बाहर निकाला, जो रिजल्ट बाहर निकाला है उसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। जो रिजल्ट सोचा है और जिस रिजल्ट को सोचने के बाद हमने बाहर निकाला उसे कंक्लूजन कहते हैं। यानी कि कंक्लूजन पूर्ण रूप से डिपेंड होता है इसके प्रीमाइसिस पर, जो प्रीमाइसिस को फॉलो करता है और जो इन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट दिया जाता है उसे ही कंक्लूजन कहते हैं। ये हमने क्लियर किया। फिर हमने क्लियर किया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, हमने क्लियर किया इम्प्लिसिट कंक्लूजन, यानी कि ऐसा कंक्लूजन जो छिपा हुआ है और उसे हम बाहर निकाल देते हैं, हिडन कंक्लूजन, बोल देना, बता देना या अज्यूम कर लेना। ठीक है, इसके बाद में हमने टेस्ट पढ़े, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़ा, उनके दो दो एग्जाम्पल से प्रैक्टिस किया। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद में हमने पढ़ा है मिडिल टर्म, सॉरी माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडिल टर्म। जो सब्जेक्ट होता है वो ही माइनर टर्म होता है, जो प्रेडिकेट होता है वो ही मेजर टर्म होता है। कोपुला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट से जस्ट पहले दिया गया होता है उसे क्वांटिफायर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमने क्या किया था कि मेजर प्रीमाइसिस क्या है और माइनर प्रीमाइसिस क्या है। भाई जिस प्रीमाइसिस में मेजर टर्म होगी वो मेजर प्रीमाइसिस होगा, जिस प्रीमाइसिस में माइनर टर्म होगी वो माइनर प्रीमाइसिस होगा। और उसके बाद मैंने आपको डिफाइन किया है कि हमने सारे स्टेटमेंट्स को 4 डिग्रियों में, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, AEIO। ठीक है, स्क्वायर ओ, इस स्क्वायर के रूल को हम कल डिफाइन करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और रिवीजन जरूर करें। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके डियर, ओके डियर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके डियर।